हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्ज़ाम्स मेड सिंपल। सबसे पहले तो आई एम इन ट्रेन राइट नाउ, सो हो सकता है थोड़ा सा आपको साउंड पीछे से सुनाई दे, सो पार्डन मी फॉर दैट। बट चूँकि न्यूज़ एनालिसिस करना ज़रूरी है, इसलिए मैं फिर भी एम्बैरेसमेंट झेल करके भी ये न्यूज़ एनालिसिस कर रहा हूँ। सो कीप लविंग इट, कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं आज के वो सारे हम देखेंगे किक करके। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि यूपीएससी 2023 का जो कोर्स है वो 6 जुलाई से उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस बार हमने स्पेसिफिकली उसके लिए एक ऐप भी क्रिएट करवाया है, तो जो क्लासेस होंगी पूरी लाइव क्लासेस रहेंगी और रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल रहेगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, है ना। एंड वी विल स्टार्टिंग द सेशन सून। और जो भी मेरी किताबें हैं, बुक्स जो मैंने लिखी हैं, जैसे पॉलिटी की लिखी है या एंशिएंट इंडिया की लिखी है, वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको वो सारी बुक्स भी अवेलेबल रहेंगी फ्रीली। तो प्लीज़ डू ज्वाइन आवर कोर्स देयर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो पहला सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू प्रोवाइड सपोर्ट स्टाफ टू द इलेक्शन कमीशन इफ रिक्वायर्ड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरा कह रहा है, एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली या 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द प्रीएम्बल। Statement 1 is saying that it is the expression unity and integrity of nation is there in the preamble since the beginning of the constitution। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय स्टार्टिंग से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन शब्द था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड्स मेंशन इन द प्रीएम्बल। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब किया गया था। A is right to equality, B is right to freedom of religion, C is right to free speech and expression, and D is right to constitutional remedies। अब एक एक करके आंसर देख लेते हैं जो क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2, यानी कि गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है टू प्रोवाइड सपोर्ट स्टाफ टू द इलेक्शन कमीशन। एंड दूसरा स्टेटमेंट है कि इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये भी सही है। तीसरा जरूर गलत है, क्योंकि रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज नेसेसरी टू रिमूव द अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है। सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें है प्रीएम्बल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखो, पहला स्टेटमेंट है यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, जो है स्टार्टिंग से है, ये गलत हो जाएगा, दिस इज़ द रॉन्ग वन। ठीक है ना, तो ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये मेंशन है, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सो बी विल बी द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है ना, दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आगे बढ़ते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट पुट बैन ऑन सर्टेन सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स। आपको पता होगा कि रिसेंटली सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स पे बैन लगा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमारा इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस नहीं देख रहे हैं या जो देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं वहाँ से भी देता हूँ। जैसे ये कल बहुत प्यारा एक एडिटोरियल आया था सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस में, तो वहाँ पे मैम ने कल शाम को आपको इंडियन एक्सप्रेस से बताया होगा, तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा, है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। एंड क्वेश्चन यही है कि गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। यू हैव टू एनालाइज दिस इन द लाइट ऑफ द अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट फॉर सिंगल यूज़ प्लास्टिक। मतलब कि जो अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए, उनको एनालाइज करते हुए आपको बताना है कि क्यों मतलब गवर्नमेंट ने बैन किया है और क्या अब वे फॉरवर्ड हो सकती है। ठीक है ना। सो दिस इज़ द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड जो लोग मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, वेरी गुड, और कीप अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। और बहुत सारे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं अटेम्प्ट करने वालों के। और कुछ लोग पूछ रहे थे कहाँ अटेम्प्ट करना है, तो मैं बता दूं, देखो अगर आप टाइप कर रहे हैं आंसर तो आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो हमारे ग्रुप हैं टेम्स IAS करके, आपको टेलीग्राम में ग्रुप मिल जाएगा, टेम्स IAS आंसर राइटिंग ग्रुप मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जा करके अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई और रिव्यू करना चाहे तो दे कैन रिव्यू दैट एज वेल।
आगे मूव करते हैं नाउ न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। सबसे पहली न्यूज़ जो आपको दिख रही है वो है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021, ठीक है ना। तो एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो है 2021 का वो लॉन्च किया है। नाइट फ्रैंक नाम की एक संस्था है विच इज़ अ ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म। इसने ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पे जो कंट्रीज़ हैं एशिया पैसिफिक रीजन की उनको अरेंज किया है, ठीक है ना। तो नाइट फ्रैंक नाम की संस्था है, ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म है, और जो सस्टेनेबिलिटी है उसके बेसिस पे सिटीज़ को अरेंज किया गया था। तो इस इंडेक्स में 4 इंडियन सिटीज़ थी, जिनमें से बेंगलुरु नंबर 1 पे आया था, देन हैदराबाद, दिल्ली एंड मुंबई। दीज आर द 4 इंडियन सिटीज़ विच बिकेम द पार्ट ऑफ दिस एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है ना। तो इंडिया की कौन सी 4 सिटीज़ हैं? बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली एंड मुंबई। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको टॉप किसने किया, तो इसको सिंगापुर ने टॉप किया है ना। तो याद रखिएगा 36 सिटीज़ की रैंकिंग की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ अर्बनाइजेशन प्रेशर। तो अर्बनाइजेशन का कितना प्रेशर है, कार्बन एमिशन कितना है, क्लाइमेट रिस्क कितना है, एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से उठाए गए इन सिटीज़ में, उनके बेसिस पे इनको अरेंज किया गया था। नंबर 1 पे सिंगापुर रहा है, इसके बाद सिडनी, आप सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया, देन वेलिंगटन, पर्थ, मेलबर्न, ये मोस्टली ऑस्ट्रेलियन कंट्री सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग के लिए एक सवाल ये रहेगा मेरा कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी डेजर्ट्स हैं, है ना, व्हाट आर द डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उनके नाम मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो दिस इज़ द क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया के जो डेजर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो बताइएगा। और दूसरी चीज़ कि जो वहाँ की ग्रेट बैरियर रिफ्ट है, द ग्रेट बैरियर रिफ्ट की लोकेशन क्या है, मतलब कि वो ईस्टर्न साइड पे है, वेस्टर्न साइड पे है, क्वींसलैंड के पास है, कहाँ पर है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन टू यू। ये 2 क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, बेंगलोर केवल एकमात्र ऐसी इंडियन सिटी थी जिसको कि गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखा गया है इन द सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है ना। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में बेंगलुरु एकमात्र ऐसी सिटी थी जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखा गया था। दूसरी जो न्यूज़ है वो है जून 29, 2022 को यूनाइटेड नेशन ने पब्लिश की इसकी एक रिपोर्ट, जिसका नाम है हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022। हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 जून 29, 2022 को यूनाइटेड नेशंस ने पब्लिश की है, ठीक है ना। अब ये यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 जो है, तो ये जो यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट है, इसने हाईलाइट किया कि जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंडिया का, वो थोड़ा सा डिले हो चुका है। द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया डिलेड सिंस, इसलिए डिले हो गया क्योंकि यहाँ पे कोविड पैंडेमिक आ गया। तो रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो पैंडेमिक है उसके बाद जो ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन है वो थोड़ा स्पीड से बढ़ रही है, और लगभग 2.2 बिलियन तक ये बढ़ जाएगी बाय 2050 तक ये 2.2 बिलियन तक बढ़ जाएगी। इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो लगभग, जितना डेटा लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं, 2035 में हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द 2020 डेटा। तो आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक इंक्रीज़ देखने को मिलेगा इन दैट, ठीक है ना। और अर्बन पॉपुलेशन जो चाइना में है वो भी एस्टिमेटेड है टू रीच नियरली 1.05 बिलियन इन 2035। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट का ये कहना था कि जो अर्बनाइजेशन है वो कोविड के टाइम पे थोड़ा सा स्लो हुआ था ज़रूर, लेकिन आफ्टर कोविड नाउ द अर्बनाइजेशन इज़ इंक्रीजिंग अलॉट, है ना। तो ये आपको याद रखना, यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट है 2022 की, और ये अर्बनाइजेशन पे थी बेसिकली, सो यू कैन मेक श्योर दैट। अगली जो न्यूज़ है वो है उद्यमी भारत प्रोग्राम के रिगार्डिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया उद्यमी भारत प्रोग्राम में, एंड बहुत सारे की इनिशिएटिव्स थे जो कि लॉन्च किए गए इसमें। सबसे पहला जो है वो रैम्प स्कीम का है। रैम्प स्कीम मतलब कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम, ठीक है ना। रैम्प स्कीम का क्या है फुल फॉर्म? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम। दूसरी जो स्कीम लॉन्च की गई वो है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स स्कीम। देखो उद्यमी भारत जो ऐसा नेम सजेस्ट, उद्यमी भारत, उद्यम इज़ बेसिकली रिलेटेड टू वर्क, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और लोगों को थोड़ा एम्प्लॉयमेंट के प्रति जागरूक बनाना, एमएसएमईज़ में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे डेवलपमेंट करना, ठीक है ना। तो ये सारा जो है उद्यमी भारत के अंतर्गत आता है। इसलिए जो रैम्प प्रोग्राम है वो भी आपका रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस है, और दूसरा आपका जो है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, मतलब कि जो फर्स्ट टाइमर्स हैं एमएसएमई प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर्स जो हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इंप्रूव करना, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ उद्यमी भारत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉब्स एम्प्लॉयमेंट इनसे भी रिलेटेड है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है उसको भी बूस्ट देना, और एमएसएमई सेक्टर में स्पेशली, ठीक है ना। तो एमएसएमई सेक्टर स्पेशली में बूस्ट देना टू द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं।
इसके अलावा MSME बेसिकली जो रैम्प है वो रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस है, ये लॉन्च किया गया है विद द आउटले ऑफ नियरली 6000 करोड़, 6000 करोड़ का आउटले है इसका। और इसका एम जो है दैट इज़ फॉर स्केलिंग अप कवरेज एंड इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी ऑफ MSMEs। तो ऑब्वियसली बात है MSMEs का जो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी है अलग अलग स्टेट्स में, उनका इम्पैक्ट कितना है प्रोडक्ट जनरेशन में, एक्सपोर्ट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, सब कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करना, ठीक है ना, स्केल अप करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे जो कि ज़रूरी थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब आगे मूव करते हैं, एक अच्छी न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं। इसमें फर्स्ट कॉपी ऑफ तमिल बाइबल स्टोलन फ्रॉम द सरस्वती महल ट्रेस्ड टू लंडन। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉपी है तमिल बाइबल की, मतलब कि जो तमिल में कन्वर्ट हुई थी फिर उसको ट्रांसलेट किया गया था। तो फर्स्ट कॉपी ऑफ द तमिल बाइबल फ्रॉम सरस्वती महल की थी और उसको ट्रेस करते करते भी लंदन में जा कर के मिली है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ, जो कॉपी है इट इज़ कंसीडर टू बी द फर्स्ट तमिल ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। इसको पहला तमिल ट्रांसलेशन माना जाता है बाइबल का। एंड इट वॉज रिपोर्टेडली स्टोलन फ्रॉम सरस्वती महल लाइब्रेरी। तो ये सरस्वती महल लाइब्रेरी से स्टोल की गई थी। थंजावुर में है ये सरस्वती महल लाइब्रेरी। तो ये भी आपको याद रखना है कि दिस लाइब्रेरी सिचुएटेड इन थंजावुर एंड वहाँ से ये इसको स्टोल किया गया था। और फिर ये अभी कहाँ मिली है, ये ट्रेस की गई है लंदन में ट्रेस की गई है, ठीक है ना। इट इज़ द फर्स्ट तमिल ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, फर्स्ट तमिल ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, ये याद रखेगा। दूसरी चीज़, जो पहला तमिल ट्रांसलेशन था न्यू टेस्टामेंट यानी बाइबल का, ये 1715 में प्रिंट किया गया था बाय बार्थलोमस ज़ीगेनबेल्ग। याद रखेगा ये नाम, बार्थलोमस ज़ीगेनबेल्ग। ही वॉज अ डैनिश मिशनरी, तो डैनिश मिशनरी थे ये। एंड इनके टाइम पे ही 1715 में ही ये न्यू टेस्टामेंट यानी जो बाइबल है उसका तमिल वर्जन जो है वो प्रिंट किया गया था। बार्थलोमस ज़ीगेनबेल्ग, ही वॉज अ डैनिश मिशनरी एंड इट वॉज प्रेजेंटेड टू तुलाजी राजा सरफोजी बाय श्वार्ट्ज़। तो तुलाजी राजा सरफोजी जो थे उस समय वहाँ पे राजा थे। एंड श्वार्ट्ज़ नाम का एक और मिशनरी था जिसने प्रेजेंट किया था, है ना, तो किंग को, राजा तो तुलाजी राजा सरफोजी को। एंड वहाँ से फिर ये 2005 में अक्टूबर 2005 में ये चोरी कर ली गई थी। और इंक्वायरी के बाद पता चला कि ये कहाँ पर है, ये आपके लंदन में है। प्रेजेंटली ये लंदन से अब इसको लाने का काम चल रहा है। अब मैं आपको एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि मान लो आपका कोई आर्टिफैक्ट है, कोई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी कंट्री के हेरिटेज से संबंधित है। अब अगर वो चोरी हो गई है तो उसके क्या प्रोसेस उसको वापस लाने का। तो वापस लाने का प्रोसेस ये है कि 1970 का कन्वेंशन है, ठीक है ना। देयर इज़ अ कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को का प्रॉपर कन्वेंशन है 1970 का, जिसको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, 1970 कन्वेंशन ऑन मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। मतलब जो इलिसिट तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है या गलत तरीके से ट्रैफिक होता है प्रोडक्ट, इस तरीके से किसी कंट्री का कल्चरल प्रोडक्ट है ना, किसी कंट्री के मतलब इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं जिस चीज़ में, अगर उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, ओनरशिप का ट्रांसफ़र हो रहा है या कल्चरल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फिर वो जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन, ठीक है ना। तो अभी 2020 में 50 साल पूरे हुए थे इस कन्वेंशन को, और 14 नवंबर 1970 को ये कॉन्फ्रेंस अडॉप्ट किया गया था, ये यूनेस्को का ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था। इसी में सारा बताया गया कि अगर कोई प्रोडक्ट चोरी हो जाए और कोई दूसरी कंट्री में चला जाए तो किस तरीके से वो वापस आता है, ठीक है ना, एंड किस तरीके से उसको लाने की प्रोसेस है। ऑब्वियसली डिमांड भी कर सकती है कंट्रीज़, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है, हमारे कंट्री का इंपॉर्टेंट है, तो हम मांग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रहती हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। आज का जो आर्टिकल हम देखेंगे वो है रीसेट मोड, यानी कि जीएसटी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। जीएसटी आप सबको पता है कि उसके में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जीएसटी काउंसिल की अभी मीटिंग हुई थी, है ना। तो 2-3 तो अपन पहले फैक्ट देख लें कि जीएसटी एक आपका जीएसटी जो है वो हर स्टेज पे लगता है। पहली चीज़ तो आपको ये है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम किया गया है। और अभी रिसेंटली इसमें बहुत सारे टैक्स रेट चेंज किए हैं, कुछ के टैक्स रेट इंक्रीज़ किए गए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में टैक्स रेट जो है वो डिक्रीज़ किए गए हैं, ठीक है ना। जीएसटी काउंसिल का अगर आपको बता दो तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप सबको पता है जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A के तहत बनी है। 279A के तहत जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। और जीएसटी काउंसिल को कहा गया था कि 60 दिनों के अंदर, जब ये नोटिफाई हो जाएगा एक्ट, तो 60 दिनों के अंदर प्रेसिडेंट बनाएगा जीएसटी काउंसिल को, ठीक है ना। जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करता है, तो जीएसटी काउंसिल को हेड करता है फाइनेंस मिनिस्टर। द फाइनेंस मिनिस्टर हेड्स द जीएसटी काउंसिल। ये भी आपको पता है, सारे बेसिक फैक्ट्स है ना।
और डिसीज़न जो लिए जाते हैं वो 3/4 ऑफ द वोटर्स जो प्रेजेंट इन वोटिंग है उनकी मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, 3/4। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या थी ये भी हमको पता है कि प्रॉब्लम सबसे पहली तो ये थी कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो जीएसटी के बाहर हैं, इसलिए जो टैक्स बेस है वो जीएसटी का बन नहीं पा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि जो टैक्स स्लैब है उसमें 5%, 12%, 18%, 28% का टैक्स स्लैब है, जिस कारण से क्या जो पहले बोला गया था बेसिकली जो इसका एम था 1 नेशन 1 टैक्स का वो फुलफ़िल नहीं होता। 1 नेशन और 4-5 टैक्स स्लैब है, इस कारण से वो चीज़ भी एम फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ कहीं ना कहीं थे जीएसटी के अंदर, जिनको सही अगर करना है तो ऑथर का यहाँ पे सजेशन ये है कि भैया सबसे पहले आप स्टेट्स को बैठा करके बात करो। और ये भी आपको क्लियर पता चल चुका है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि स्टेट्स के ऊपर जो जीएसटी काउंसिल का डिसीजन है वो बाइंडिंग नहीं है। अभी तक तो स्टेट्स इसको बाइंडिंग लेके चलते थे। अब इसमें ये भी याद रखना है कि एक पैनल भी बनाया गया है जीएसटी को रेशनलाइज़ करने के लिए। अब रेशनलाइज़ करते समय क्या बातें ध्यान में रखेंगे, रेशनलाइज़ करते करते ये देखेंगे कि ज़्यादा लूप होल ना रहें, लोग जीएसटी में अगर रजिस्टर हो रहे हैं तो थॉरली अपना जीएसटी पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको जीएसटी के जो रिबेट मिलने चाहिए वो उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और मतलब लूप होल्स को कम करना है, टैक्स स्ट्रक्चर को रेशनलाइज़ करना है, टैक्स रेट्स को रेशनलाइज़ करना है। तो इसलिए अभी जीएसटी वो भी बनाया गया है। दूसरी चीज़, ऑलरेडी जीएसटी का जो कलेक्शन था वो जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा कम हुआ था। उसका रीज़न ये है कि इलेक्टोरल जब भी समय आता है तो जीएसटी रेट्स में थोड़ा अपन घुमाव फिराव करते हैं, गवर्नमेंट वो भी कोशिश करती है। तो एक ये टैक्स कट जो रहता है वो भी रहता है। कई लोगों टैक्स स्ट्रक्चर के बाहर थे तो उनको अब इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। यही सारे रीज़न है कि रेशनलाइज किया जा रहा है पूरे जीएसटी के स्ट्रक्चर को। एंड ज़रूरी भी है जीएसटी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि स्टेट्स ने अपना जो टैक्स कलेक्शन पावर है वो सेंटर को दे दिया है। अब सेंटर को दे तो दिया है लेकिन जीएसटी कलेक्शन के कारण उनको बहुत सारा लॉस भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए रिसेंटली आप सबको पता होगा कि कंपनसेशन जो है उसको भी बढ़ाया गया कि भाई 2026 तक चलो कंपनसेशन दिया जाएगा, जो कि 2022 में ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो ये भी अपने आप में एक इशू था जो कि मेक श्योर कर रही है गवर्नमेंट कि ये इशू ना रहे, स्टेट्स अपना लॉस ना करें। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टेट्स को पैसा मिलता रहे, अदरवाइज़ उनका भी उनका जो डेफिसिट है बढ़ता रहेगा और डेफिसिट में फिर वो बोरोइंग करेंगे, उनके ऊपर जो फिर लाइबिलिटीज़ हैं, फिजिकल लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी और ओवरऑल वो पूरी कंट्री को ही उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इकोनॉमिकली। तो दैट वाज द थिंग विच वाज इम्पॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसको देखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, DRDO कैरीज आउट टेस्ट फ्लाइट ऑफ ऑटोनॉमस UAV। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया है, लेकिन बस थोड़ा ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो DRDO का एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है वो चित्रदुर्ग कर्नाटका में लोकेटेड है। याद रखिएगा, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज DRDO का कहाँ है, डिमॉन्स्ट्रेटर उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो शोकेस की इन्होंने, है ना। तो द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटका में इनका लोकेटेड है। एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कि एक ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। याद रखिएगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल एंड ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ये उन्होंने किया है टेस्ट फायर, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टर्म यूज़ हुआ था इंडिया इज़ वर्ड्स फार्मेसी में, तो उसमें फार्माकोपिया एक टर्म यूज़ किया, फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया क्या होता है? फार्माकोपिया एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है। याद रखिएगा, फार्माकोपिया इज़ एन ऑफिशियल पब्लिकेशन विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। जितनी भी मेडिसिनल ड्रग्स हैं उसको पब्लिश किया जाता है, उसका एक डेटाबेस बनाया जाता है एंड ये ऑफिशियल होता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से निकलता है। तो फार्माकोपिया, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ फार्माकोपिया, तो प्लीज़ रिमेंबर दैट इट इज़ एन ऑफिशियल पब्लिकेशन विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स, जिनमें उनके इफेक्ट्स, उनके डायरेक्शंस, हाउ टू यूज़ द मेडिसिन, ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। तो दैट इज़ व्हाट फार्माकोपिया इज़। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा आगे मूव करते हैं, देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं तो हम डिस्कस कर लें। यहाँ पे है गवर्नमेंट रिकास्ट द बैंक बोर्ड ब्यूरो टू FSIB। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीज़न है। सेंटर ने ट्रांसफॉर्म किया है बैंक बोर्ड ब्यूरो को और अब उसको नया नाम दे दिया गया है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, ठीक है ना। बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, और उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो जनरल मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ के, उनको सेलेक्ट करने के जो गाइडलाइंस हैं वो भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, ठीक है ना। उनको भी FSIB का हिस्सा बना दिया गया है।
अब अगर थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकली अगर बात करूँ तो जो 2016 में प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है ना। 2016 में प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसमें कि उन्होंने एमिनेंट प्रोफेशनल्स को, ऑफिशियल्स को मतलब इंक्लूड किया था बैंक बोर्ड ब्यूरो में फॉर मेकिंग द रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स। क्यों बनाया गया था बैंक बोर्ड ब्यूरो? बेसिकली फॉर द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स। याद रखिएगा, होल टाइम डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हैं उनको बेसिकली कहना चाहिए कि रिकमेंड करने के लिए बनाया गया था ये, है ना। और जो स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसमें भी, तो स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके नॉन एग्जीक्यूटिव आपके चेयरपर्सन्स और जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, उनके लिए बनाया गया था। और इसका एक और टास्क दिया गया था, इंगेजिंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, उसके साथ इंगेज होना ताकि जो अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज़ हैं बैंक्स के ग्रोथ की वो बनाई जा सके, ठीक है ना। अब उसी को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है, अपॉइंटमेंट कमेटी जो होती है, उसने कहा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को कि भैया जो भी मॉडिफिकेशंस है वो आप करो। किस में करोगे आप मॉडिफिकेशन? नेशनलाइज्ड बैंक्स मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस स्कीम 1970-80 की, ठीक है ना, ताकि जो ये आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो था उसको चेंज करके क्या बनाया जा सके? FSIB, ठीक है ना, FSIB बनाया जा सके एक सिंगल एंटिटी के रूप में, जो कि रिकमेंडेशन देगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस बोर्ड इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये याद रखिएगा ज़रूर, है ना, इसको याद रखना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, तो थोड़ा सा आज आई थिंक कि आप लोग को थोड़ा बहुत हल्ला सुनने को मिला होगा बिकॉज ऑफ द ट्रेन डिस्टर्बेंस एंड ऑल, बट पार्डन मी फॉर दैट। न्यूज़ ज़रूरी थे बनाना मेरे लिए, तो मैंने आपके लिए बनाया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।